मुलाकातें अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मकसद हिंदुस्तान में दी जाने वाली एजुकेशन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि हिंदुस्तान ग्लोबल एकेडमिक सुपर पावर बन सके। इस पॉलिसी में एजुकेशन का जो बोझ है, स्टडी के बोझ को कम करने की पूरी तरह से कोशिश सरकार कर रही है, और साथ ही सीखने के तरीके को आसान बनाने के लिए करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही स्टूडेंट्स अपने पसंद के किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं, और एक स्ट्रीम के साथ साथ वो दूसरे स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स पर बोर्ड एग्ज़ाम्स के बोझ को कम करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम फ्रेमवर्क में भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जिससे साल में 2 बार स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स की बुक्स पर डिपेंडेबिलिटी को कम करने के लिए ई लर्निंग पर भी जोर दिया जा रहा है। इस पॉलिसी का बेसिक मकसद स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और टेक्निकल एबिलिटी पैदा करने के साथ साथ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाना और उन्हें उनके फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर पंकज अरोरा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में प्रोफेसर। थैंक यू। आपसे हम इस पॉलिसी के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं, और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है, और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है।
प्रोफेसर पंकज, आपने बताया कि वोकेशनल स्टडीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्या ये 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनके पास, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। नीता जी, जो वोकेशनल एजुकेशन की जो बास्केट है, जिसमें अब तक बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर गार्डनिंग, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग जैसे कुछ क्षेत्र आते थे, अब उसका हम अपग्रेडेशन करने की तरफ जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, आईटी इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल जो काम हैं, चाहे वो कारपेंट्री का है, चाहे वो कुम्हार का है, चाहे वो शिल्पी का है, इस सब तरह के कामों से जोड़कर ना सिर्फ हम इन लोगों को, इन प्रोफेशंस को जीवित रखने में अपना प्रयास करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में रोजगार और रोजगार देने की क्षमता का विकास करेंगे। इसका दूसरा एक पक्ष, अगर मैं फिर से यूनिवर्सिटी सिस्टम से उदाहरण दूं, तो यूजीसी ने कुछ दिन पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक प्रोसेस ऑन किया है। इसका मतलब है कि जो लोग फॉर्मली पीएचडी नहीं हैं, लेकिन वो अपने डोमेन में बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी कारपेंट्री से जुड़ा हो, किसी भी आर्टिसन से जुड़ा हो, किसी कुम्हार से जुड़ा हो, हाथ के किसी शिल्पी से जुड़ा हो, अगर ऐसा व्यक्ति सीधा अपने अनुभव को युवा पीढ़ी से साझा करना चाहता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में आ सकता है, यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। इससे उस डोमेन की ना सिर्फ नॉलेज जनरेशन होगा, रिसर्च होगी, बल्कि उसको बढ़ावा मिलेगा। यही सिस्टम, यही मॉडल धीरे धीरे स्कूल एजुकेशन में भी जाएगा, जहां हम सोसाइटी से, कम्युनिटी से इन वर्गों के, इन कार्यों में जुड़े हुए लोगों को ना सिर्फ एक्नॉलेज करेंगे, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देंगे। जी प्रोफेसर पंकज, सरकार की कोशिश है कि स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का जो बोझ है उसे कम किया जाए। उसके लिए कहा जा रहा है कि सीखने के तरीके को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस किए जा रहे हैं, ई लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है जिससे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और जो हिंदुस्तान में एजुकेशन दी जाती है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आए। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि शिक्षा बोझ कब लगने लगती है। शिक्षा बोझ तब लगने लगती है जब वो रोचक नहीं होती, उसमें इनोवेशन का स्कोप नहीं होता, उसमें बच्चों की अपने क्रिएटिविटी को जोड़ने का रास्ता नहीं होता, या कम्युनिटी की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो अलग हो जाती है। जब हम कम्युनिटी की नॉलेज को जोड़ते हैं, अपने शिक्षा माध्यम को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं, इनोवेशन का सोचते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। पॉलिसी टॉय पेडागॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को पेडागॉजी के टूल्स के रूप में प्रेजेंट करती है, और ये चाहती है कि जो पेडागॉजिकल सजेशंस हैं वो करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ अध्यापकों तक पहुंचाए जाएं। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क है या सिलेबस डेवलपमेंट कमेटीज़ होंगी, ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से टीचर्स तक पहुंचेंगी, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल्स पर होगा या आप जैसे रिस्पॉन्सिबल दूरदर्शन चैनल के माध्यम से होगा, तो उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि जो जिस विचारधारा से कॉन्सेप्ट गढ़े गए हैं, वो विचारधारा और उन कॉन्सेप्ट को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाना है, क्या पेडागॉजी होगी, ताकि वो शिक्षा बोझ के बिना दिखाई दे, बोझ के बिना समझ में आए, और स्कूल आना कोई बाध्यता ना हो, बल्कि बच्चों के मन से आए कि उन्हें स्कूल जाना है। तो इसके लिए जब तक क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हम शिक्षा में नहीं लाएंगे, उसकी एक जगह खाली थी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा टॉय पेडागॉजी और आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारी पेडागॉजी में जुड़ेंगे। इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचर एजुकेशन से जोड़ने की बात भी कहती है, ताकि टीचर्स की तैयारी इस माध्यम से हो कि वो अपनी कक्षाओं को रोचक बना सकें और जिसको बच्चे जॉयफुल लर्निंग के साथ सीख सकें। जी प्रोफेसर पंकज, आपने तमाम फीचर्स बताए इस पॉलिसी के क्या क्या हैं, कितनी फ्लेक्सिबल ये पॉलिसी है और क्या कुछ नया किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत। आपसे फिर भी चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को एक बार बताएं कि क्या क्या एडवांटेजेस इस पॉलिसी के तहत मिलेंगे। पॉलिसी के जो लाभ हैं ऑल स्टेक होल्डर्स के लिए, उसे समझने के लिए आप इस पक्ष पर थोड़ा महत्व दीजिए कि पॉलिसी आई कहाँ से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है
जिसमें 2.5 लाख गांवों से सुझाव मांगे गए, जिलों से सुझाव मांगे गए, राज्य स्तर पे चर्चाएं हुई। और आपने देखा होगा जब पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने पास किया तो उसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूजीसी चेयरमैन और पॉलिसी की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कस्तूरी रंगन जी जैसे व्यक्तियों ने वेबिनार्स करके इसके बारे में स्पष्टीकरण दिए। ये पॉलिसी पहली पॉलिसी है जिसमें बाय चांस उस समय, क्योंकि कोविड का पीरियड था और वेबिनार्स का समय था, तो इतने वेबिनार स्टेक होल्डर्स के साथ हुए कि स्कूल टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, यूनिवर्सिटी सिस्टम के लोग, एनजीओ के लोग, यानी कि लगभग सभी स्टेक होल्डर्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और अपने आप को विशेषज्ञ बना रहे थे। पॉलिसी का जो महत्व है वो कम्युनिटी से आया है। वो कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करता है, स्किल्स की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने की बात करता है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है, स्किल एनहेंसमेंट एक रास्ता दिखाता है, टीचर एजुकेशन को ज़्यादा वाइड करने की बात आती है, टेक्निकल एजुकेशन को नया रास्ता मिलता है। यूजीसी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसा कॉन्सेप्ट सामने लेके आया जिसमें समुदाय की भागीदारी सीधा सीधा विश्वविद्यालयों में होगी, विद्यालयों में होगी। तो इतने सारे एवेन्यूज जो नए खुलते हैं और उसके साथ साथ जो मैंने शुरू में कहा था कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन इथॉस है, इंडियन वैल्यू सिस्टम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो बिग डेटा एनालिसिस है, रोबोटिक साइंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब को साथ लेकर बैलेंस करके एक ऐसा युवा तैयार करना चाहती है शिक्षा नीति जिसके पांव जमीन पर हों, जिसके मस्तिष्क में भारतीयता हो, लेकिन जिसमें जो ओवरव्यू है, जिसकी सोच है वो विश्व विख्यात हो, पूरे विश्व के कल्याण की सोच वाली हो। तो ये पॉलिसी इस तरह से हमें आगे का रास्ता दिखाती है कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए भी अपना सोच वसुधैव कुटुंबकम के जैसे प्रिंसिपल के साथ जोड़ सकें। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन किस तरह की चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ चुनौतियों की बात आपने पूछी, चुनौतियाँ हैं, लेकिन कोई चुनौती ऐसी नहीं है जो सॉल्यूशन के दायरे से बाहर है। सॉल्यूशन हर सिस्टम का है, हर चुनौती का है। चुनौतियां हैं जैसे हमें अब भारतीयता को लाना है, तो जो पाठ्यक्रम पहले चल रहे थे जिनमें भारतीयता का इनपुट कम था या भारतीय संदर्भ कम थे या भारतीय विचारकों के विचार कम थे, अब हम उनको जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट में रिटन एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्रीज, रिटन डॉक्यूमेंट्स अभी उस तरह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो अधूरी है। एजुकेशन सिस्टम में जब भी कोई बदलाव आता है तो एजुकेशन में जो लोग स्थापित हैं, जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनका एक रेजिस्टेंस स्वाभाविक है और वो रेजिस्टेंस एक टीदिंग ट्रबल की तरह मैं देखता हूँ जो इनिशियल स्टेज में आएगा, आता ही है। लेकिन ये कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो इस शिक्षा नीति को या इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन को कुछ डिले कर पाएगी या कुछ इसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर पाएगी जो बात मुश्किल होगा। आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से आई, पूरे देश में चर्चाएं हुई, लेकिन कोई ठोस आलोचना इसकी नहीं कर पाया। चाहे कोई भी वर्ग हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी सेगमेंट ऑफ एजुकेशन से हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से था या वोकेशनल एजुकेशन से था। जब इसकी कोई ठोस आलोचना के बिंदु हमारे सामने नहीं आए पिछले 3 साल में, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो चुनौतियां हैं वो सिर्फ इसको रोल आउट करते करते जो ग्रेजुअल प्रोसेस का हिस्सा हैं उसमें कुछ आ रही हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ सरकार की पूरी इसकी तरफ कमिटमेंट है कि इसको लागू करना है। एनसीईआरटी, एनसीटीई जैसी इंस्टीट्यूशंस कमिटेड हैं कि इसको हमें लागू करना है। और मैंने जैसे पहले कहा था, अगले 1.5-2 साल में एजुकेशन के सभी सेक्टर में पॉलिसी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगी और एक नए भारत की तरफ भारत चलेगा। जो हम बात कर रहे हैं अमृत काल की, 2047 तक भारत विश्व गुरु होगा, तो ना सिर्फ इकोनॉमी में होगा बल्कि नॉलेज के क्षेत्र में भी होगा। ऐसा पॉलिसी ने रास्ता हमें दिया है।
प्रोफेसर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को जिस भी स्ट्रीम में दिलचस्पी है उसमें तो वो पढ़ाई कर ही सकता है, लेकिन क्या दूसरे स्ट्रीम्स को भी वो पढ़ सकता है? बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि नो हार्ड सेपरेशंस, ये हार्ड सेपरेशन स्ट्रीम्स का है कि ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के ही स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स में पढ़ेगा, साइंसिस का स्टूडेंट साइंसिस में ही पढ़ेगा, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज़ का स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज़ में ही पढ़ेगा। पॉलिसी अक्रॉस द डिसिप्लिन्स अलाउ करती है, अक्रॉस द स्ट्रीम्स, कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट, अपने पोटेंशियल के हिसाब से विषयों का चयन कर सके। इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि अगर मुझे अपने जीवन का गुलदस्ता सजाना है तो उस गुलदस्ते में फूल कौन से होंगे ये चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए, ना कि एक गुलदस्ते में जो फूल मिलेंगे मुझे उन्हीं की खुशबू से या उन्हीं के रंगों से अपने आप को संतुष्ट करना है। तो अगर मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है और मेरी भाषा हिंदी में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो अब पॉलिसी इन सब विषयों को एक साथ लेके चलने की मुझे स्वतंत्रता देती है। इसी को हम कह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रीम, नो हार्ड सेपरेशन, और मैंने वर्ड यूज किया था कि जो हायरार्की डिसिप्लिन्स की है वो भी टूटेगी। विज्ञान का विद्यार्थी जब हिंदी भाषा के विद्यार्थी के साथ बैठेगा या पेंटिंग की क्लास में जाएगा या म्यूजिक की क्लास में जाएगा, म्यूजिक का स्टूडेंट मैथमेटिक्स की क्लास में बैठेगा, तो कोई भी डिसिप्लिन बड़ा या कोई भी डिसिप्लिन छोटा नहीं रहेगा। सभी विषयों को समान रूप से महत्व मिलेगा और सम्मान मिलेगा। जी प्रोफेसर पंकज, जैसे कि आप बता रहे हैं तमाम एडवांटेजेस आप गिना रहे हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इस पॉलिसी को बनाया गया है, और जैसे कि आप बता रहे हैं तो ग्लोबल एकेडमिक सुपर पावर बनने के में दूर नहीं है हिंदुस्तान अगर कहा जाए तो। आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुकी है ये पॉलिसी और आगे नियर फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होती दिखाई देगी? बिल्कुल सही पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित तो हो गई, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन एक स्टेज है, और इम्प्लीमेंटेशन में हम जितना सफल होंगे उतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिजल्ट हमें 5-7 साल में, 10 साल में दिखाई देने शुरू होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले चला कोविड के चलते, 2 साल जब बहुत सारी चीज़ें ठहर गई थी, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को बड़ी तेज़ी से फॉलो किया जा रहा है। आप भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित कार्यक्रम और 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एमफिल को स्क्रैप करने का प्रोविज़न ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में इसका इम्प्लीमेंटेशन लगभग पहले फेज़ में हो चुका है। स्कूल एजुकेशन में जैसे मैंने कहा था, एनसीईआरटी और स्टीयरिंग कमेटी फाउंडेशनल स्टेज करिकुलम ला चुके हैं, जिसे 2023-24 के एकेडमिक ईयर से स्कूल में लागू कर दिया जाएगा। स्कूल में जो पाठ्यक्रम होंगे, किताबें होंगी, जो पेडागॉजी होगी और जो स्ट्रक्चर होगा वो फाउंडेशनल स्टेज का हमें दिखाई देगा। ऐसा ही टीचर एजुकेशन में करिकुलम फ्रेमवर्क बनने की दिशा में है। कुछ लोगों से मेरी चर्चा आज भी हुई जिन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम लगभग अगस्त के महीने में लागू हो रिलीज हो जाएगा, हमारे सबके सामने आ जाएगा। और टेक्निकल एजुकेशन में भी AICTE बहुत सारे इनोवेशंस के साथ करिकुलम रिवाइज कर रहा है, वोकेशनल एजुकेशन को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। तो ये जो शिक्षा के अलग अलग डायमेंशंस हैं, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, सभी में पॉलिसी का रोल आउट होना शुरू हो चुका है। किसी में थोड़ा आगे, किसी में थोड़ा पीछे, लेकिन आने वाले लगभग 2 से 3 वर्ष में मुझे लगता है पॉलिसी 100% इम्प्लीमेंटेशन देख चुकी होगी, और अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग डोमेन ऑफ नॉलेज में पॉलिसी का फ़ायदा मिलना देश को शुरू हो जाएगा। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की को डिटेल में जानना चाहेंगे, तो आइए जानते हैं। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लेके आए हैं कि जो बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड होता है, आप सबके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता होगा, वो 2 पेज का होता है। एक साइड सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसमें कुछ मार्क्स और लाल रंग की लाइन वाइन कहीं डाल दी जाती है, और दूसरी साइड लिखा जाता है कि बच्चा क्लास में बात नहीं करता। बस इतने सा रिपोर्ट कार्ड होता है। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक, जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी हैं। हर एक बच्चे का, चूंकि हम बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं, तो ऐसे हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने बुनियादी शिक्षा, लिटरेसी और न्यूमरेसी उसको अचीव की है या नहीं। तो वो उसकी बात की गई है। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख रखा गया है। परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को परखने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो सेंटर है, जो हमारे देश में करीब अभी 60 रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडेंस, ये पहली बार हो रहा है। ये किसी शिक्षा नीति में पहले कभी नहीं आया है। ये गाइडलाइंस देंगे ताकि जो हर एक स्कूल बोर्ड है, एक बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है वहां तक पहुंच सके। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा एनटीए की तरफ से। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे टीचर की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है और टीचर को किस बेंचमार्क पे पहुंचना है, उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। ये एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर तैयार करेंगे और ये पूरे देश में लागू होगा। बुक्स की प्रमोशन के लिए, बुक ये पढ़ना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है 3री कक्षा तक, तो वो आगे उसका पढ़ाई जो है उसकी बहुत सीमित हो जाती है। तो बुक्स, रीडिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी, उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर जोर रहेगा। सर ने जैसा बताया, स्कूल्स में भी एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम होगा सेल्फ डिस्क्लोजर का स्कूलों का, फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे? पहली चीज़ तो मैंने जैसे कि कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सेकेंडरी स्कूलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक करने की बात है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये पॉलिसी अलाइंड है। दूसरी चीज़ की जो बुनियादी शिक्षा है, हर बच्चा जो कक्षा 3 में पहुंचेगा उसकी बुनियादी शिक्षा अचीवमेंट हो, वो 2025 मतलब 6 साल के अंदर करने की बात है। 100% GER सेकेंडरी लेवल की 2030 तक। जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, वो हर एक बच्चे को हमें वापस लाना है। जो टीचर्स हैं उनको, जो अब नए तरीके से असेसमेंट होने वाला है, मूल्यांकन का तरीका बदलने वाला है, उसके लिए उनकी तैयारी 2023 तक करके उसको हमें लागू कर देना है। कि हमको सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिमोट एरिया से हो, हर तरीके के बच्चों को समावेश करने के लिए स्पेशल पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं, वो 2030 तक सब पूरे किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का मैंने आपको बता ही दिया है। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल उसको वो हासिल करके निकलेगा। ये भी इसमें पॉलिसी में लिखा है। और जो कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे। दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। स्किल्स को इन्हांस करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो?
एक्चुअली स्किल एनहांस करने के लिए जो कोर्सेज हैं उनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक एंड पॉइंट तक आने तक बच्चों को उन कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन मिले। जैसे मान लीजिए एक हमारे यहाँ पे पेपर है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब GIS एक ऐसा पेपर है कि अगर मान लीजिए उसमें आप बेसिक करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी जो है इतनी नहीं होती, आप उससे इतने ज़्यादा स्किल्स नहीं सीखते। तो कोशिश करी गई है कि आपके हर सेमेस्टर में हर लेवल पे आपको उसका थोड़ा एडवांस स्टेजेस पे आपको ले जाया जाए, जिससे क्या है बाय द टाइम आप पास आउट होते हैं तो यू आर अ कंप्लीट मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर एंड यू हैव दो स्किल्स कि जिसकी वजह से आप एक अच्छा उस पर कंट्रोल करके मार्केट में कहीं भी अपनी उन स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर वट एवर पर्पज़, आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इसके साथ स्किल्स एनहांस करने के लिए देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो NEP में निकाली है वो है इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी, जिसमें क्या है कि अगर आप इंटर्नशिप कॉलेज में करना चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी सुविधा दी गई है कि आप इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ में जाके भी इंटर्नशिप करके और उसके क्रेडिट आपको अपने यहाँ कॉलेजेस में और आपके करिकुलम में आपको मिलेगा। तो इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी पहले नहीं था और NEP ने ये जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी है जिससे कि उन्हें रियल लाइफ स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, आई मीन ये एक बहुत बड़ा अपने आप में वैल्यू एडिशन है। पहले ऐसे होता था भी अगर साइंस का स्टूडेंट है और कॉमर्स का विद्यार्थी है तो वो सिर्फ अपने ही विषय पढ़ता था। अब वो पूल ऑफ कोर्सेज में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कोर्सेज, संस्कृति से रिलेटेड कोई कोर्सेज, कला से रिलेटेड कोई कोर्सेज, उसका भी चुनाव कर सकता है। जब आप भाषा सीखते हो आप केवल भाषा नहीं सीखते, आप उसका साहित्य भी सीखते हो, आप उसकी संस्कृति को भी जानते हो। जैसे पंजाबी पढ़ने वाला अगर बंगाली भाषा सीखेगा तो वो बंगाल की संस्कृति या बंगाली संस्कृति क्या है उसको भी समझेगा और उसको जानने का मौका मिलेगा। तो ये कह सकते हैं भी भारत में सांस्कृतिक जुड़ाव का एक मौका जो मिला है ना स्टूडेंट को, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब भाषा एबिलिटी इन्हांसमेंट के ज़रिए आपकी सिर्फ भाषा की एबिलिटी इन्हांस नहीं होगी, कल्चर की एबिलिटी भी इन्हांस हो रही है, साथ के साथ कला की एबिलिटी भी आपकी इन्हांस हो रही है। आप कविता केवल अपनी भाषा की नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास 21 और भाषाएं हैं पढ़ने के लिए। उस भाषा की कविता आपके सामने आएगी, अनुवाद के ज़रिए सामने आएगी। और अगर अनुवाद आएगा तो अनुवाद केवल भाषा का अनुवाद नहीं होता, अनुवाद संस्कृति का भी होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना कुछ लेके आ रही है। एनवायरनमेंट के कोर्सेज हैं, एक सेमेस्टर में एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, एक में लैंग्वेज पढ़ेंगे। एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है उसका इस पॉलिसी में पूरा स्कोप है। मरकज़ी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत जुलाई 2020 में की थी, जिसकी सदारत हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मुल्क में वोकेशनल एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 5% से भी कम है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2025 के आखिर तक इस तादाद को 50% करने का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत तमाम स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। वोकेशनल स्टडीज़ में बागबानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, बिजली का काम शामिल है। इस पॉलिसी के तहत 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत वक्त पर टीचर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको तरक्की भी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। जी प्रोफेसर पंकज, तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि काफ़ी आप होपफुल हैं और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिस तरह से बनाई गई है उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो, और आप जैसे कि कह रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इम्प्लीमेंट भी हो रही है। और ये बात तो तय है कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है और फ़ायदेमंद ये साबित होने वाली है पॉलिसी, क्योंकि शिक्षा की जड़ें भारतीयता में हैं, भारत में हैं, तो सफलता ना आने की कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती। और कमिटमेंट आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, सामान्य नागरिकों की तरफ से पॉलिसी को इतना मिला है कि पॉलिसी अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज बन गई है जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। हम एजुकेशन सेक्टर के लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब इसके एक एक करके फीचर्स हमारे सामने आएँ, हमें मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का और इस बदलाव का हिस्सा हम बन सकें।
प्रोफेसर पंकज, आपने समय निकाला, वक्त निकाला और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया और मेरे विचार आपके माध्यम से शिक्षा के स्टेक होल्डर्स तक पहुंचेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बात डेवलपमेंट की